आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने वाली हूँ वो छात्र राजनीति का इस वक्त सबसे जोरदार और संघर्षशील नेता बन के उभर रहा है, रौनक खत्री। वैसे तो नाम ही काफी है इस वक्त, लेकिन हम आपको कैसे संबोधित करें? क्या समाज सेवी के नाम से, छात्र नेता के नाम से, या फिर भविष्य के राजनेता के नाम से? सच अपनी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है, राज करना हमारा लक्ष्य नहीं है। आपको राजनीति में घुसने का जो शौक चढ़ा या प्रेरणा मिली वो समाज से मिली या परिवार से मिली? आम छात्र की तो सुनवाई होती नहीं है इस विश्वविद्यालय के अंदर। आम छात्र को तो ऐसे देखा जाता है कि भीड़ का हिस्सा है। तो कोई ऐसा राजनेता जो आपका आइडल रहा हो? क्रांतिकारी शहीद आजम वीर भगत सिंह जी के पच्चीनों पर चलने वाले हम लोग हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस अपनी जमीन खोती हुई दिख रही है यहाँ पे। लोकसभा इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी के साथ लड़ी, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं हुई। उसके बाद विधानसभा में भी यही हाल रहा। तो दिल्ली में राज करना है, दिल्ली में राजनीति करना लक्ष्य नहीं है। रौनक खत्री, मैंने जैसा कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए हम पैदा हुए हैं और उनको खत्म कराने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। तो जिस पार्टी और जिस संगठन के साथ हम जुड़े हुए हैं उसमें हम पूर्ण रूप से मेहनत करेंगे, जमीन से जुड़ के मेहनत करेंगे, बदलाव के लिए मेहनत करेंगे। ये वाला सवाल जो है ये बहुत लोग आपसे पूछते होंगे कि आपकी कार्यशैली जो है वो थोड़ी आक्रामक है, कि आप कभी गोबर पोत देते हैं दीवारों पे, कभी ताले तोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतलब काम नहीं हो सकता? आक्रामक हमें मजबूरी हमारी बना दी गई। पहले मीठी मीठी बातें करके हमें ये झूठा दिलासा दिया गया कि हम आपके काम को पूरा करेंगे, पर वो आज तक पूरे नहीं हुए। प्रशासन का और सरकार का ये प्रयास है कि जो नींव है भारत की, एजुकेशन सिस्टम, उसको कमजोर कर दिया जाए। जब एजुकेशन सिस्टम ही कमजोर हो जाएगा तो देश में जय श्री राम के नारे हम भी लगाते हैं। NSUI से जुड़ने का फैसला क्यों लिया? मतलब और भी संगठनों के बारे में सोचा था? आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने वाली हूँ वो छात्र राजनीति का इस वक्त सबसे जोरदार और संघर्षशील नेता बन के उभर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री जी की। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है मैम, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं जो आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ वो ये है कि रौनक खत्री, वैसे तो नाम ही काफी है इस वक्त, लेकिन हम आपको मतलब कैसे संबोधित करें? क्या समाज सेवी के नाम से, छात्र नेता के नाम से, या फिर भविष्य के राजनेता के नाम से, या फिर तीनों? छात्रों का प्रतिनिधि। छात्रों का प्रतिनिधि। तो भविष्य के लिए आपने क्या सोचा है फिर? भविष्य के लिए तो सच अपनी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं कल जाके देश पर राज करूँगा। राज करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है सेवा करना। जितनी सेवा हम कर सकते होंगे मरते दम तक हम छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए हम करने के लिए तैयार हैं। यही अपनी मंशा है। ठीक है, बिल्कुल। आपने सेवा की अभी बात की, तो शुरुआत में ऐसे बहुत सारे काम आपने किए थे, जैसे चिड़ियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करना, छात्रों के लिए मटका मैन के नाम से आप जाने लगे थे। तो मतलब आपको राजनीति में घुसने का जो शौक चढ़ा या प्रेरणा मिली वो समाज से मिली या परिवार से मिली? देखिए, मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश करा तो मेरे सामने कई समस्याएं ऐसी उत्पन्न हुई जिनसे आम छात्र परेशान था, और उसको समाधान करने के लिए आम छात्र की तो सुनवाई होती नहीं है इस विश्वविद्यालय के अंदर। आम छात्र को तो ऐसे देखा जाता है कि भीड़ का हिस्सा है, इसकी क्या सुनवाई हो। नेताओं की सुनवाई होती है। अब नेताओं को देखा तो नेता एक्टिव नहीं थे कि उन समस्याओं को समाधान करे। तो वही टर्निंग पॉइंट था कि हमने डिसीजन बनाया कि कोई नेता जब छात्रों की समस्याओं के लिए ही नहीं है तो क्यों ना इन नेता वाली फील्ड में घुस के इन समस्याओं का हम समाधान करें। तो बेसिकली समाज से आपको ये प्रेरणा मिली? जी, समाज में जो कमियां थी उसको देखते हुए। तो कोई ऐसा राजनेता जो आपका आइडल रहा हो, जिसको देख के आपको लगा हो कि नहीं, कुछ ऐसा काम मैं भी करना चाहूंगा जनता के लिए? कोई ऐसे आइडल नहीं है मेरे सच, पर क्रांतिकारी शहीद आजम वीर भगत सिंह जी के पच्चीनों पर चलने वाले हम लोग हैं, उन्हीं को आइडल मान के हम आगे की अपनी सेवा भाव से सेवा नीति में लगे हुए हैं। इस वक्त हम दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठे हैं, और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस अपनी जमीन खोती हुई दिख रही है यहाँ पे। लोकसभा इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी के साथ लड़ी, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं हुई। उसके बाद विधानसभा में भी यही हाल रहा। तो अगर यहाँ की बात करूँ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पे आपने कुछ मतलब एक अलग लहर आपकी शुरू हो गई है, क्योंकि लास्ट बहुत पहले जीती थी NSUI। तो क्या लगता है कि आपकी क्या आगे रणनीति रहेगी अगर दिल्ली के इलेक्शंस में आप घुसते हैं या फिर राजनीति में उतरते हैं? देखिए, अभी जो दिल्ली की हमारी CM बनी है रेखा गुप्ता जी, वो डुसू की पूर्व प्रेसिडेंट रही है।
तो उनके कार्यकाल को अभी 6 महीने का समय लगभग पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब उस 6 महीने के समय में कमियां जो पहले थी आज भी उतनी है। रौनक खत्री, मैंने जैसा कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए हम पैदा हुए हैं और उनको खत्म कराने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। तो दिल्ली में राज करना, दिल्ली में राजनीति करना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है जो दिल्ली में समस्याएं हैं या जो देश में समस्याएं हैं उसके लिए हम पुरजोर तरीके से आने वाले समय में दिल्ली में भी आवाज उठाएंगे, देश में भी आवाज उठाएंगे। और निश्चित रूप से अगर जनता बदलाव चाहती होगी तो जनता अगर अच्छी चीजें चाहती होगी तो आने वाले समय में दिल्ली में भी और देश में भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस की जमीन पक्की करने में आप अपना योगदान दे सकते हैं भविष्य में? निश्चित रूप से जिस पार्टी और जिस संगठन के साथ हम जुड़े हुए हैं उसमें हम पूर्ण रूप से मेहनत करेंगे, जमीन से जुड़ के मेहनत करेंगे, बदलाव के लिए मेहनत करेंगे। अच्छा, ये वाला सवाल जो है ये बहुत लोग आपसे पूछते होंगे कि आपकी कार्यशैली जो है वो थोड़ी आक्रामक है कि आप कभी गोबर पोत देते हैं दीवारों पे, कभी ताले तोड़ देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको क्या लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतलब काम नहीं हो सकता? शांतिपूर्ण तरीके से हमने शुरू के 3 महीने पूरा प्रयास करा कि हम बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड, वेल मैनर्ड तरीके के साथ प्रशासन के साथ काम कराएंगे। हमने मेल्स लिखे, हमने लेटर्स लिखे, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट भी करे कि प्रशासन हमारे काम को करे, सुने और उस चीज को सॉल्व करे। पर प्रशासन तो इतना सोया हुआ है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच यूनिवर्सिटीज में नहीं है। अगर स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हो तो कोई हम लग्जरी चीजों की तो डिमांड नहीं कर रहे, हम पानी की डिमांड कर रहे हैं, हम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चे उस कक्षा में बैठ के अच्छी कक्षा में पढ़ाई कर सके। जब अच्छे से पढ़ेगा बच्चा तो अच्छे से मार्क्स भी करेगा और भविष्य में उसकी बुनियाद तय होती है विश्वविद्यालय में। वो बुनियाद को कमजोर करने का काम हर विश्वविद्यालय में प्रशासन कर रहा है। तो वो अगर मांगे पूरी हो जाएंगी तो बच्चा पढ़ लेगा, बच्चा पढ़ लेगा तो कल सरकार से जवाब मांगेगा, उनकी नीतियों पे सवाल उठाएगा। तो प्रशासन का और सरकार का ये प्रयास है कि जो नींव है भारत की एजुकेशन सिस्टम उसको कमजोर कर दिया जाए। जब एजुकेशन सिस्टम ही कमजोर हो जाएगा तो देश में जय श्री राम के नारे हम भी लगाते हैं, उन नारों को लगाने की संख्या तो निश्चित रूप से बढ़ी रही है, पर सवाल कौन खड़े करेगा, सवाल सरकार से करेगा कौन, उसकी संख्या कम हो। तो इसीलिए आप सवाल करने के लिए हर बार वाइस चांसलर के पास पहुंच जाते हैं? जी, उनसे काफी तकरार होती है आपकी? तकरार उनसे हमारे को प्रेम भी बहुत था, क्योंकि जिस हिसाब से वो शुरू में हमसे बात करते थे तो हमें लगता था कि हमारी समस्या को समाधान करेंगे। जैसा आपने कहा कि आप आक्रामक क्यों नजर आ रहे हैं, आक्रामक हमें मजबूरी हमारी बना दी गई। पहले मीठी मीठी बातें करके हमें ये झूठा दिलासा दिया गया कि हम आपके काम को पूरा करेंगे, पर वो आज तक पूरे नहीं हुए, तब हमें आक्रामक रूप लेना पड़ा। अच्छा, NSUI से जुड़ने का फैसला क्यों लिया? मतलब और भी संगठनों के बारे में सोचा था? जी, संगठन के बारे में अगर NSUI की मैं बात करूं तो NSUI में आज़ादी है। आज़ादी कैसी? फ्रीडम है। अब मैं अगर प्रोटेस्ट कर रहा हूं तो मुझे अपने किसी बाबा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। या किसी बड़े नेता से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी युवा नेता अगर इस देश में है तो उसको आज़ादी चाहिए। उसको बाकी संगठनों में ये प्रॉब्लम? बिल्कुल निश्चित रूप से प्रॉब्लम है। अगर ABVP में आपको दूसरे स्टेट भी जाना है तो पहले आपको परमिशन लेटर लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? भैया हम स्टूडेंट से मिलने जा रहे हैं दूसरे स्टेट के, मैं परमिशन लूंगा क्या? अच्छा। तो ऐसे संगठन का हम विरोध करते हैं जो छात्रों को दबाने का और नेता ना बनने देने का प्रयासरत है। निर्मल चौधरी का भी अरेस्ट हुआ अभी राजस्थान में जी। उस पर आपने वीडियो भी जारी की थी जी। तो क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? देखो, निर्मल ने जो प्रयास किया था, निर्मल का प्रयास था छात्र हित के लिए आवाज उठाने जी जी, और पुलिस से उनका टकराव हुआ। अब पुलिस ने पुराने पिछले 3 साल के मुकदमे पर उनको अरेस्ट करने का एग्जाम देते हुए और 24 घंटे के अंदर ही उनको मजिस्ट्रेट से बेल भी मिल जाती है। उससे साबित होता है कि सरकार के पास कोई अलग ऑप्शन बचा नहीं है कि जिसके तहत चलकर उस छात्रों की समस्या का समाधान करा दे। छात्रों को आवाज को दबाने के लिए उसको अरेस्ट करा गया और 24 घंटे के अंदर उनको छोड़ा गया। तो सरकार का डर उस चीज को बयां करता है। अच्छा, आपका अगला एजेंडा क्या है? मतलब छात्रों के लिए कौन कौन से मुद्दों पर आप अपनी आवाज उठाना चाहेंगे? छात्रों की अगर मैं मुद्दे की बात करूँ तो मेट्रो कंसेशन पास का मुद्दा सबसे प्रमुख है आज के टाइम पे, जिसका हमने CM आवास का भी घेराव करा था, रैली भी निकाली थी। उसके बाद हॉस्टल्स की और जो लोकल PG ओनर्स की जो फीस है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत हम कोई कानून लागू कराना चाहते हैं, जिस कानून पे मेरी टीम की वर्किंग भी चल रही है। तीसरा जो हमारा आने वाले समय में मुद्दा रहेगा वो सेम मुद्दा है AC को लेकर, जिसकी प्रोटेस्ट आने वाले समय में और भी प्रमुख तरीके से हम उठाएंगे।
आपने जो आपके जो विरोधी हैं उनके लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? विरोधियों को सिर्फ एक संदेश है, अच्छी चीज के लिए आप काम करो, समाज के भले के लिए आप काम करो। एक दूसरे का विरोध करने से इस देश की उन्नति नहीं होगी। मेन प्रयासरत आप भी इस देश को उन्नति करने में अग्रसर हो और मैं भी अग्रसर हूँ, तो उस जब एम एक है तो विरोध क्यों करना है। और समर्थकों के लिए? समर्थकों के लिए यही है कि अच्छी चीज़ों का जिस प्रकार से आप समर्थन कर रहे हैं तो अपना एनालिसिस करके ही आप ऐसे ही समर्थन करते रहें और जुड़ते रहें। तो ये थे रौनक खत्री जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ।